दोस्तों देखिए बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप में जो डॉक्यूमेंट आप लोग को आरक्षण से संबंधित लगने वाला है, उसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत तरह का डाउट आ रहा है। खासकर जो जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जनरल में जो मैरिड है अनमैरिड है, उन सभी के मन में जो है बहुत तरह का डाउट आ रहा है डॉक्यूमेंट को लेके। तो इस वीडियो में जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एकदम अच्छे से समझिएगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। और इतना सारा पीडीएफ जो देख रहे हैं इसलिए ला ही हैं ताकि आप लोग का एक एक डाउट जो है हर तरह से कोशिश करेंगे क्लियर करने का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा मतलब अलग अलग मतलब सेम क्वेश्चन जो है अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा किया गया हुआ है, ठीक है। तो उन कॉमन क्वेश्चन को आप लोग के लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ताकि जो और भी स्टूडेंट के मन में ये सब क्वेश्चन चल रहा होगा उनका भी डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि ओटीआर कब करना है बीपीएससी के लिए। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि विवाहित जनरल फीमेल को डोमिसाइल कहाँ का बनेगा, ईडब्ल्यूएस नहीं है, मतलब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं और विवाहित है महिला अभ्यर्थी, उनका सिर्फ जनरल में आते हैं और उनका सर्टिफिकेट जो है कहाँ से बनेगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि बिहार की महिला अगर झारखंड में शादी हुआ है तो आधार कार्ड में पति का नाम है, क्या आरक्षण का लाभ ले सकती है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस होना चाहिए, हस्बैंड का या फिर फादर के घर का। उसके बाद देख सकते हैं कि इसी तरह से बहुत सारा कमेंट है, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन था जो आप लोग के बीच में इसलिए लेकर आए हैं ताकि इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं कि जनरल वाले कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मान लीजिए जो अनमैरिड है उनको कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है और सिर्फ वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि बिहार की बेटी मायका का बिहार में ही शादी हुआ है तो ईडब्ल्यूएस निवास इनकम कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा चीज़ जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और देखिए ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में रूल थोड़ा सा आरक्षण को लेके अलग है, क्योंकि देखिए जो ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं उनके लिए तो सीधा क्लियर ही लिखा गया है और बताया गया हुआ है कि सारा डॉक्यूमेंट के पिता के एड्रेस से बनेगा। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शादीशुदा फीमेल है उनके लिए जो है थोड़ा सा यहाँ रूल चेंज है। तो इन सभी चीज़ों पर बात करने वाला। और कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आता है वो कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा और कब तक का, मतलब मान लीजिए किसी का अप्रैल का बना हुआ है पिछले 2025 में, किसी का जून जुलाई में बना हुआ है, तो क्या अपडेट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ पे भी अभी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग को बता दें वैलिडिटी को लेकर, तो ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही है, आप लोग इसको देख सकते हैं और ये 2025 का ही है, ये रिसेंटली का है। और यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडिटी इसका देखिएगा तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू, मतलब जिस दिन आपका सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस इशू हुआ होगा उस दिन से लेके 1 साल तक आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड रहने वाला है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस अगर किसी का मान लीजिए कि अगर 8-9 महीना पहले बना हुआ है तब तो आप लोग अपडेट करा ही लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर 3-4 महीना पहले ही बनवाए हुए हैं, मान लीजिए कि अभी किसी का हो सकता है दिसंबर में ही बना होगा, नवंबर में ही बना होगा, तो आप लोग मत अपडेट करवाइए, क्योंकि आप लोग का जो है 1 साल तक वैलिड रहेगा और आप लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं करने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है वो कितने दिन का बना होना चाहिए। तो देखिए निवास के लिए ऐसा कोई मतलब लास्ट डेट नहीं रहता है कि इतने दिन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि देखिए निवास जो होता है आप लोग का वो परमानेंट ही होता है ज़्यादातर का, वो बहुत रेयर केस में मतलब बदलता है निवास, ठीक है। तो इसलिए उसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है। हाँ, अगर आपका चेंज हुआ है तो फिर आप बनवा सकते हैं, नहीं तो चलने के लिए वो भी चल सकता है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग ये ईडब्ल्यूएस हो गया या फिर निवास हो गया, ठीक है, या फिर इनकम जो भी है, ये सारा जो है अगर 3-4 महीना पहले का बना हुआ है तो मत बनवाइए। अगर इससे ज़्यादा समय का हो गया हुआ है, मान लीजिए 9 महीना 10 महीना का, तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट जो एक बार अपडेट करा ही लीजिए, क्योंकि आपका मेनली रूप से 2-3 डॉक्यूमेंट ही लगने वाला है और अपडेटेड रहेगा तो आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत या फॉर्म फिलअप में या फिर आप लोग का वेरिफिकेशन टाइम पे कहीं कोई दिक्कत नहीं करने वाला है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी देखे कि 2022 का 23 का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। अब वैसे अभ्यर्थी को तो दिक्कत होना ही होना है, तो इसलिए आप लोग अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया वैलिडिटी से जुड़ा हुआ सारा सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ओटीआर को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो ओटीआर को लेकर हम बार बार यही कहते हैं कि देखिए अभी आप लोग जो है ओटीआर में मत रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसलिए मना करते हैं क्योंकि देखिए अभी बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया हुआ है कि जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी है उनको ओटीआर करना है, ठीक है। और मान लीजिए
आप तब कीजिएगा जब टीआरई 4 के लिए स्पेशली बीपीएससी की तरफ से आदेश आ जाए, बोला जाएगा वहाँ से, तभी आप लोग ओटीआर कीजिएगा। नहीं तो मान लीजिए हो सकता है कुछ नया रूल आ जाए बीपीएससी का, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा फॉर्मेट ही आ जाए अलग तरह से, तो हो सकता है कि अभी आप कर लीजिएगा तो आपको आने वाला जब फॉर्म फिलअप होगा तो उस समय हो सकता है आप लोग को दिक्कत करें। और देखिए इसमें करेक्शन का भी ऑप्शन नहीं है अभी इसमें करेक्शन का भी ऑप्शन नहीं है, तो पता चलेगा आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए तो कुछ चेंज भी नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी आप लोग ओटीआर के लिए परेशान मत होइए और अभी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अभी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप लोग जब तक फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा ओटीआर करके भी क्या कीजिएगा। तो जब मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से आदेश आए तभी आप लोग ओटीआर कीजिएगा, और ओटीआर करने में आपका 2-3 दिन नहीं लगने वाला, 10-15 मिनट का काम रहता है, आप लोग का आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं सोचिए कि वेबसाइट नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग का बहुत आसानी से हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही ओटीआर को लेकर अगर कुछ अपडेट आएगा तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट कर ही देंगे, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। बाकी अगर आप लोग अपने रिस्क पे करना चाहते हैं तो फिर आप लोग कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है इसमें, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी आप लोग मत कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ओटीआर को लेकर डाउट क्लियर आप लोग का। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि विवाहित जनरल फीमेल को डोमिसाइल कहाँ का बनेगा, तो इसके लिए जो है हम कुछ एक-एक करके आपका डाउट क्लियर करते हैं। और सबसे पहले जो अनमैरिड पुरुष अभ्यर्थी हैं या फिर महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बता देते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, ठीक है। जो सिर्फ जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप अनमैरिड है, पुरुष अभ्यर्थी हो या फिर आप महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, दोनों के लिए बता रहे हैं आप लोग को। दोनों के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ जनरल में है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आवासीय बनवाना है। आवासीय यानी जिसको आप लोग निवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। आप लोग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए आपका आवासीय, ठीक है। बाकी आपको कहीं कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनवाने का ज़रूरत नहीं है, ना क्योंकि ना आपको आरक्षण लेना है और ना कुछ लेना है। तो आपके लिए आवासीय बनवाना ही सही है, और खाली यही डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को मांगेगा भी वहाँ पे। और आवासीय इसलिए लगेगा क्योंकि आप लोग का ये प्रूफ हो सके कि आप लोग बिहार के ही मूल निवासी है कि नहीं, ठीक है। और तो इसलिए, और अगर आप अनमैरिड है तो आपको तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं किनके एड्रेस से बनवाना है। आपका ये डॉक्यूमेंट जो है पिता के एड्रेस से बन जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आवासीय बनवाना है अगर आप अनमैरिड है। उस केस में पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा कि सबसे मेन दिक्कत जो है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे जो मैरिड फीमेल है, मतलब जो शादीशुदा महिला है, उनको आता है, ठीक है। क्योंकि उनका देखिए शादी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके आधार कार्ड पे पति का नाम आ गया होगा, वो चेंज करवा लिए होंगे, और कुछ का जो होगा शादी के बाद भी अभी फादर का एड्रेस वगैरह सब चल रहा होगा, ठीक है। अब तक वो चेंज भी नहीं करवाए होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग का चेंज हो गया हुआ है तो आप रहने दीजिए उसको, कहीं कोई चेंज करवाने का आप लोग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आधार कार्ड में, ठीक है। और अगर नहीं चेंज हुआ है तो फिर मत करवाइए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। क्योंकि देखिए मैरिड के केस में आपका पति का नाम कंसीडर किया जाएगा, वेरिफिकेशन आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर आधार कार्ड में पति का नाम है तो रहने दीजिए, वहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा देखिएगा कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या बनवाना और कैसे बनवाना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को मेनली रूप से 3 डॉक्यूमेंट जो है लगने वाला है। एक आपका आवासीय बनेगा, एक आपका इनकम बनेगा और एक आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। और इस चीज़ को क्लियर करने से पहले आप लोग को एक चीज़ दिखा देते हैं, उसके बाद जो है एकदम अच्छे से क्लियर कर देंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एक चीज़ क्लियर करा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जब टीआरई 3 हुआ था तो उस टाइम का ये पेपर कटिंग है, ये रिसेंट का नहीं है। और इसमें जो है ये चीज़ बहुत क्लियर लिखा गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आय के लिए पति और आवास प्रमाण पत्र देना होगा पिता का, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा और डिटेल में आपको हम बताते हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन जो है इसी वीडियो में दूर हो जाए, ताकि आप लोग को अलग-अलग ना देखना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र पति के निवास का, लेकिन आवास प्रमाण पत्र पिता के निवास का ही देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही मिले, इसको लेकर प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी गाइडलाइन सरकार ने एक बार फिर जारी की है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति को लेकर सरकार ने यह आदेश दिया है कि विवाहित पुरुष और महिला के मामले में अलग अलग जगहों का प्रमाण पत्र देना होगा। राज्य के मूल निवासी पुरुष और महिला को ही यह लाभ दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण में परिवार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के माता पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान को रखा गया है। विवाहित पुरुष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगी, जिससे पुरुष अभ्यर्थी एवं पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की संतान सम्मिलित होगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास अंचल से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास से आधार पर होगा। विवाहित महिला के पक्ष में
आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से ही निर्गत होगा। तो कुल मिला के इसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोग का जो है आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपका, ये आवासीय जो है आपका, ये आपका सीधा सीधा जो है पिता के एड्रेस पे ही बनेगा और उनके ही आधार पे ही बनेगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होंगे जो मान लीजिए किसी का पिता नहीं होंगे, तो उस केस में आप लोग अपना माता का नाम भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कुल मिला के आपका ये एड्रेस जो है आपका मायके का ही होना चाहिए, ठीक है, आवासीय पे सिर्फ, ठीक है। और ये आपका बनेगा अंचल स्तर पे, आप लोग को बनवाना है। अंचल स्तर पे आप लोग का जो ब्लॉक होगा, जो आपके पिताजी का ब्लॉक होगा, वहीं से ये बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। और ये आपका अस्थाई वाला बनवाना है, 2 तरह का बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक अस्थाई बनता है और एक अस्थाई वाला बनता है, ठीक है। तो आप लोग को ये अस्थाई वाला बनवाना है, न कि अस्थाई वाला। ये चीज़ आप लोग समझ गए। और उसके बाद देखिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपका बनेगा आपके पति के इनकम के हिसाब से, ठीक है। और जब ये दोनों बन जाएगा तो ये आपका फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आप लोग का जो मान लीजिए जो भी डिटेल रहेगा वो इनकम के हिसाब से बनेगा, तो आपका पति का ही नाम वगैरह सब कुछ रहेगा। तो इसके लिए ये मत परेशान होइएगा कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में उसमें पिता का नाम दे कि क्या एड्रेस दे। तो आपका ईडब्ल्यूएस इनकम आपका बनेगा हस्बैंड के हिसाब से, तो स्वाभाविक है आपका सब कुछ जो है उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपके हस्बैंड का ही रहने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग समझिए कि कैसे बनना है। तो आप लोग का आवासीय जो है वो पिता के एड्रेस से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम जो है वो आपके पति के इनकम के हिसाब से बन जाएगा। और जब ये दोनों बन जाएगा तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है बहुत आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं करने वाला है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो नाम रहेगा या फिर जो भी एड्रेस रहेगा मान लीजिए इसमें, वो आपका पति का ही रहने वाला है, क्योंकि इनकम भी बनेगा आपका पति के हिसाब से। तो ये चीज़ आप लोग का एकदम अच्छे से क्लियर कर दिए कि आप लोग को किस तरह से ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। अब उसका एक बार कमेंट देख लेते हैं कि इसमें कुछ तरह कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो तो भी आप लोग एक बार क्लियर कर देते हैं। तो देखिए ओटीआर से रिलेटेड आपको जानकारी दे ही दी है। फिर उसके बाद जो विवाहित जनरल फीमेल है, तो देखिए अगर आप विवाहित भी हैं, हाँ एक ये चीज़ एक मिस रह रहा है कि जो महिला शादीशुदा है और उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। तो उनका जो है निवास मतलब डोमिसाइल जो है कहाँ से बनेगा, तो आपका भी है फादर के ही एड्रेस से आपका बन जाएगा, ठीक है। आपको अपने पिता का एड्रेस ही आपका आवासीय बनवाना पड़ेगा अगर आप शादीशुदा हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया अच्छे से। फिर उसके बाद देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस होना चाहिए, हस्बैंड का या फादर के घर का। तो देखिए आपका आधार कार्ड में अभी जो प्रेजेंट में एड्रेस है रहने दीजिए, आप लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप इंसान मतलब प्रेजेंट एड्रेस जो बदलता भी रहता है, परमानेंट एड्रेस जो है वो नहीं बदलता है। प्रेजेंट में आज आप दिल्ली रह रहे हैं, कल आप मुंबई रह सकते हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस बदलता रहता है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है रहने दीजिए, आपको कहीं कुछ चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसका देखिएगा इनका क्वेश्चन है कि बिहार की महिला अगर झारखंड में शादी हुआ है तो आधार कार्ड में पति का नाम है, क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो देखिए 100% यहाँ आप लोग को लाभ मिलेगा। और ऐसा ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका आरक्षण का रूल है कि अगर कोई बिहार की लड़की है, ठीक है, और उनका शादी कहीं भी हो जाता है, किसी भी अदर स्टेट में हो जाता है, तो आपको आरक्षण का लाभ जो है 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप बिहार की मतलब महिला है और आपका शादी यूपी में हो गया है, झारखंड में हो गया हुआ है, कहीं भी हो गया हुआ है, तो आपको 100% आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्योंकि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनेगा वो फादर के एड्रेस से बनेगा, ठीक है। और फादर के एड्रेस से जैसे ही बनेगा तो आप सीधा बिहार के महिला पे काउंट हो जाइएगा और आपका मूल निवास जो है आप बिहार के हो जाएंगे और आपका जो है 100% इसमें आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि जनरल वाला कौन सा डॉक्यूमेंट बनाए, प्लीज़ रिप्लाई। तो मतलब ये तो बता ही दिए हैं आप लोग का कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आवासीय बनाना है अगर अनमैरिड है तो, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो बिहार की बेटी का बिहार में ही शादी हुआ है तो ईडब्ल्यूएस निवास इनकम कहाँ से बनेगा। ये भी चीज़ आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर कर दिए कि अगर आप बिहार की महिला और बिहार में कहीं भी आपका शादी हुआ है तो आपका निवास जो है वो आपका पिता के एड्रेस से बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो इनकम है वो आपके पति के हिसाब से बन जाएगा। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है आपका, फिर जब ये दोनों बन जाएगा तब उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस आपका भी पति का ही नाम रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ कुल मिला के आप लोग का क्लियर हो गया हुआ है। बाकी इसको लेकर कोई डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत से ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।